हुमायूं गुज्जर एक किरदार गुजरा है जिसने मुतअद्दिद कत्ल किए। क्यों उसने कत्ल किए? शौकिया करता था, भत्ता लेने के लिए करता था। जुर्म की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है। वो खवातीन के पर्स भी छीनता, उनसे ज्वेलरी, चेन और दूसरी चूड़ियां वगैरह भी छीनता। एक वक्त वो था कि गुजरांवाला, सियालकोट, सिंध और खैबर तक उसके नाम से लोग कांपते थे। बिल्ला ट्रक्का वाला और या टीपू के मुखालफिन में तीसरी बट के हवाले से, उससे एक रिलेशन के हवाले से बाबा हनीफा और हुमायूं गुज्जर का नमा भी नाम आया। इसकी वजह शोहरत एक और भी बनी थी, अदाकारा अनबिलीव। वो उसका इसके साथ ताल्लुक था। बाद में उसने जब शादी करने की कोशिश की, इसने उसके चेहरे पे तेजाब फेंका था। तकरीबन 150 के करीब लगभग इसके मर्डर होंगे और बड़े बड़े नाम, मतलब कैदी, जेलों की वैनों पे अटैक करना, वो कैदी छुड़ा लेना, मुखालफिन को, जो गवाहान को पुलिस की हिरासत में जाके मार देना। पब्लिक न्यूज़ डिजिटल के शोबा क्राइम सीरीज में आज हमारे मेहमान हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर जमील अहमद चिश्ती, अल मारूफ बाबा चिश्ती। उनसे हम जानते हैं कि एक किरदार गुजरा है सियालकोट गुजरांवाला डिवीजन में, जिसका नाम था हुमायूं गुज्जर। हुमायूं गुज्जर एक सोफ़े मुरम्मत करने वाला शख्स था, जो बचपन में अपने गांव में आई हुई बारातों के दुल्हों के हार छीन कर भाग जाता था। ये 4 लोग थे, 4 दोस्त थे जो यही काम करते थे, और बाद में वो इसी इलाके का एक डॉन बन गया। उस दर्जनों कत्ल उसने किए और फिर वो बड़े ड्रामाई अंदाज में पकड़ा गया। पकड़ने वाला कौन था, ये भी हम जानेंगे जमील अहमद चिश्ती से। मैं हूं आपका मेज़बान अदनान मलिक। जी बाबा चिश्ती साहब, हुमायूं गुज्जर एक किरदार गुजरा है जिसने मुतअद्दिद कत्ल किए। वो क्यों उसने कत्ल किए? शौकिया करता था, भत्ता लेने के लिए करता था, या उसकी कोई ज़ाती दुश्मनी तो लगता है किसी से नहीं थी? तो उसके बारे में बताइए। अच्छा, इसमें एक बात का मैं इजाफा करता जाऊँ कि हुमायूं गुज्जर ना सिर्फ गुजरांवाला, सियालकोट या लाहौर इसी एरिए में उसके ऊपर वारदातें नहीं थी। वो उसका बारे में पूरे मुल्क में उसके खिलाफ एफआईआर थी। इवन सिंध में और इलाका गैर में भी और सरहदी इलाकों में भी उसके खिलाफ थी। और एक दौर में, बल्कि तवील अर्सा, 10 साल ज़्यादा मैंने देखा, 5 साल से ज़्यादा क्रिमिनल की उम्र नहीं होती, लेकिन वो 10-15 साल एक तरह का बेताज बादशाह रहा और उसने हुकूमत की। और जुर्म की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है जिसका नाम लिया हुमायूं गुज्जर उसने। आपने जो इंट्रो में कहा, दुरुस्त कहा कि वो सियालकोट के एक देहात में जो वो सोफ़ा मरम्मत करने का काम था, मोहल्ला इस्लामाबाद था सियालकोट का। हाँ, एक आम घर में था और मेहनत मजदूरी करता था। बच्चा होने के बावजूद सोफ़े मरम्मत करना और मजदूरी करना, ये वो अच्छे दिन जा रहे थे। लेकिन एक बात बचपन से जो उसके दोस्तों से और जानने वालों से मुझे पता चली है कि उसके अंदर एक शरारत का एलिमेंट बचपन से ही था। जैसे आपने अभी कहा कि वो दुल्हों के हाथ छीन के, नोटों वाले हाथ छीन के भाग जाता है, इस तरह वो खवातीन के पर्स भी छीनता, उनसे ज्वेलरी, चेन और दूसरी चूड़ियाँ वगैरह भी छीनता। तो मैं समझता हूँ कि बचपन से ही उसने जुर्म की राह का वो मुसाफिर बन चुका था छोटी उम्र में। लेकिन ये बात यहाँ तक महदूद नहीं रही। ये पेरेंट्स का, ये बड़ों का काम होता है कि किस तरह बच्चों को तरबियत की जाए और ऐसे माहौल में रखा जाए। लेकिन हमारे यहाँ वो सूरत हाल नहीं रही कि हम ऐसे माहौल में हम डिज़ाइन करके बच्चों की उस तरह परवरिश कर सकें। तो इस तरह ये मासूम सा बज़ाहिर लगने वाला बच्चा एक शरारती बच्चे के तक से एक बड़े क्रिमिनल के तौर पे नाम आया। और एक वक्त वो था कि गुजरांवाला, सियालकोट, सिंध और खैबर तक उसके नाम से लोग कांपते थे। इतनी बड़ी दहशत की अलामत बन चुका था वो कि पहला इसका मैं बताऊं कि जब वो सियालकोट में ही था तो इसका एक किसी ने बुलाया, जो वहाँ का इसका दोस्त बना, बब्बू खान था। बब्बू खान बदमाश वहाँ का, उसको इसके दोस्त लेके गए, उसके पास गया तो उसके वहाँ इतना चालाक और तेज़ आदमी था ये
कि उसने अभी जिक्र करना ही शुरू किया उनसे कि मेरा फ़लाँ फ़लाँ दुश्मन है और हाँ मैं चाहता हूँ कि उस दुश्मन को ख़त्म कर दिया जाए और आपकी क्या राय है, डिबेट हो रही थी। हुमायूं गुंजर उस महफिल से उठ के गया और थोड़ी देर बाद आके बैठा और बैठते उसने कहा कि जिसका नाम लिया आपने मैं तो उसको ख़त्म ही कर रहा हूँ, बब्बू खान को बताया, उसको कत्ल कर रहा हूँ मैं। तो आप तो बहसों में टाइम ज़ाया करते हैं, तो मैं तो वो बब्बू खान जो है वो बहुत उससे मुतासर हुआ। उसने कहा असल आदमी तो ये है। फिर इनका जो गुरु था बड़ा, वो बोला सुनहरा था, जो तब तक वो लंडी कोतल में उसने पनाह ली हुई थी और वहाँ से परेड करता था। जितने इश्तिहारी मफरूल थे उसके पास ही होते थे। तो उससे राब्ता होते होते वो बोला सुनहरे तक पहुँच गया और जब उसने अपना उनके सरों पे हाथ रखा तो फिर वो एक मुँह ज़ोर घोड़े बन गया, जिसके सामने इंसान की, इंसानी जान की या खून की कोई अहमियत नहीं होती। और वो जो किसी की जान लेना उनके लिए एक फ़ख्र की अलामत होता है और किसी की ज़िंदगी छीनना, उसका घर बार लूटना उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो हुमायूं गुजर में दूसरे बदमाशों से हट के इसके ऊपर सबसे ज़्यादा मर्डर थे और एक तो काफ़ी ज़्यादा मर्डर तो वहीं के हैं सियालकोट के इसके ऊपर, तो जहाँ उसी के अपने मुखालिफ के लोगों को इसने मारा भेजा। बब्बू खान की माँ पर, जिसको इसने अपना रूहानी उस्ताद मान लिया था बब्बू खान को, और बब्बू खान के कहने पे इसने मुतअद्दिद कत्ल किए। और फिर जब कातिल इस लेन पे आ जाते हैं तो फिर उनको पैसा भी चाहिए होता है, फिर ये भत्ताखोरी भी करते हैं, नाजायज़ फरोशी भी करते हैं, तो इस तरह के कामों में ये पड़ गया था। हाँ, वो कहते हैं ना कि वो भत्ताखोरी ये करता कि जहाँ मंशियात जहाँ बिकती है उनसे वो लाजमी पैसे लेता। इस तरह कहीं जुआ हो रहा होता है वहाँ भी ज़्यादा पैसे वो पकड़ता। वहाँ से ये जब बोले सुनहरे का ने इस पे हाथ रख लिया तो इसका फिर और हो गया। फिर ये जो ना वो माइग्रेट करता है, इसका तल्लक बनता है नाजी भट्ट जो लाहौर में आ चुका होता है, उससे तल्लक बनता है इसका। फिर ये यहाँ भी बहुत बड़ी बड़ी वारदातों में मुलव्वस रहा है। याद है अपने ताहिर प्रिंस में जो ईद मिलादुन नबी के वहाँ मुजावरों के साथ झगड़े में जहाँ गालबन 1 दर्जन से ज़्यादा अफराद मारे गए थे, बहुत ज़्यादा ज़ख्मी भी हुए थे, अच्छे अफराद मारे गए और वो बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट हुई थी और पब्लिक में। तो उस वक़्त भी मेन जो नाम था वो हुमायूं गुजर का ही सामने आया था कि हुमायूं गुजर उसमें मेन था। हुमायूं गुजर का जो नाम है ये बिल्ला ट्रक्का वाला और या टीपू के मुखालफिन में तीफी बट के हवाले से, उससे एक रिलेशन के हवाले से बाबा हनीफा और हुमायूं गुजर का नमा भी नाम आया था। और वो उसी वजह से जब ये पकड़ा गया, जब ये सामने आया, तो इसी वजह से ये तब ये कहा गया या अब तक ये माना भी जा रहा है शायद उसका इन्फॉर्मर टीपू ट्रक्का वाला ख़ुद था जब ये पकड़ा गया। तो मैं ये बता रहा था आपको कि वहाँ जो इसने वारदातें की, फिर ये वहाँ से लाहौर आता है और वहाँ जो पोला है सुनहरा फिर ऐसा करता है कि उसने शूटर रखे हुए थे, वो जो ऑर्डर भी करता है दे लेता है किसी। एक्चुअली वो बहुत अच्छा बारगेनिंग करने वाला था, वो ख़ुद एक्शन इतने बड़े नहीं कर सकता था, ख़ुद भी शूटर अच्छा था, लेकिन ज़्यादा ऐसे लोग उसको, वो गैंग लीडर बन गया था और ये उसकी गैंग में आ गए थे। ये भी बाबा जी बताया जाता है कि ये बब्बू खान पे जब थोड़ा सा जवाल आया तो उसने इसको कहा, कैसर खान एक इसका हुमायूं गुजर का ही साथी था, बब्बू खान ने उसको अपने एक दोस्त जिसका नाम लूसी ख्वाजा बताया जाता है उसके पास गुजरांवाला में इनको हिफाजत के तौर पर रखा। लेकिन वहीं लूसी ख्वाजा ने कैसर खान को कत्ल करवा दिया था, जो कोई पुलिस को भी मतलूब था, मुतअद्दिद वारदातों में मतलूब था, उसको कत्ल करवाया। जिसके बाद ये वहाँ से भागा और इसने बाद में उसे लूसी गुजर को कत्ल किया
और फिर इसी दुश्मनी में इनका उस्ताद गैंग लीडर जो था बब्बू खान, वो भी मारा गया। फिर ये भोला सुनियारा के पास चला गया और भोला सुनियारा के पास इसकी ऐसी दोस्ती बनी कि भोला सुनियारा ने अपनी बेटी का रिश्ता इसके छोटे भाई से कर दिया था, जो आज भी हयात हैं और इस तरह गुजारा कर रहे हैं। पहले ये चली कि पहले ये बात चली थी कि जो शुरू में इतलात और मुसद्दका थी कि शायद वो अपनी बेटी की शादी हुमायूं गुजर से करना चाह रहा है और सारी तैयारी उसी के हवाले से थी, लेकिन बाद में ऐसे हालात नहीं बने तो वो नहीं हो सकी। तो लेकिन ये बाद में आपस इनकी दोस्ती या एक गैंगस्टर की हैसियत से एक रिश्तेदारी बन गई इनकी किसी भी वाले से। आपने वो जो लूसी के बारे में जो बात की है, इस वाले से ये है कि ये गुजरांवाले में मौजूद था और वहाँ ये बात हो रही है कि जनाब के फ़लाँ बंदे को अगर कत्ल उसको करना है तो किस तरह करना है। तो इतनी देर में वो एक दरवाज़ा खुलता है और वही जिसके बारे में जिसको मारने की बात हो रही थी वो अंदर दाखिल होता है और साथ ही एक साइड से वहीं गुजर आता है, तो वो सीधा फायर मारता है और कहता है ये ले, ये तो काम हो गया, यहीं हो गया। तो इतना शफाक आदमी था और चीज़ों को बहुत पहले से जांच लेता था। तकरीबन 150 के करीब लगभग इसके मर्डर होंगे जो इसने किए और बड़े बड़े नाम, मतलब कैदी, जेलों की वैनों पे अटैक करना, वो कैदी छुड़ा लेना, मुखालफिन को जो गवाहान को पुलिस की हिरासत में जाके मार देना। तो मैं फिर ये कहूँगा मास्टर माइंड इधर वो भोला सुनियारा ही था। अब इसका डाउनफॉल कब शुरू होता है? उससे फिर डाउनफॉल से पहले हम शुरू कर लें कि ये जराइम की दुनिया में इतना इंटर कैसे हुआ। इसका जो उस्ताद था बब्बू खान, जिसके कहने पे इसने पहला कत्ल किया था और उसने इसकी सरपरस्ती करके उसको छुड़ा लिया था। बब्बू खान का फिर इतना नाम हो गया सियालकोट में कि उन्होंने एक मशहूर है सागा स्पोर्ट्स वाले, उनसे भत्ता मांगा। अब सागा स्पोर्ट्स वाले भी बासर ख़ानदान था, बड़ा कारोबारी लोग थे। उनकी शिकायत पे फिर गुजरांवाला सियालकोट की पुलिस इसके पीछे पड़ गई और ये कुछ अरसा फिर लूसी गुज्जर के यहाँ भी ठहरा, जहाँ लूसी गुज्जर ने इसे कोई शायद खाने में कुछ मिलवा के दे दिया था जिससे ये बेहोश हुआ और उसको वहीं पे मार के तो पुलिस ने उसको गिरफ़्तार कर लिया। और ये नाम पुलिस का बना कि जी पुलिस ने अपने इनकाउंटर में बब्बू खान को मार दिया है। इसको सारी सूरत हाल का पता था। ये फिर बाहर चला गया, लंडी कोतल वगैरह इलाका गैर चला गया, वहाँ रहा। फिर इसने आके तो अपना एक इसका था जिसने मुखबरी की थी बब्बू खान की और लूसी गुज्जर, इन दोनों को फिर उसने मारा था। जो आप वाक़या बता रहे हैं ना, वो लूसी गुज्जर ही था। एक जगह पे उसको बुलाया गया और उसके दोस्त को कि जी आप यहाँ आएँ और ये हमारे साथ ये तनाज़ा करें कि आप अपनी सफाई दें। लेकिन सफाई वो क्या देते, उन्हें पता चल गया था। तो उन्होंने कहा कि वो बब्बू खान भी गया और हुमायूं गुज्जर को भी हमने मार दिया, तो तुम आओ आके हमारे साथ डील करो। फिर ये अंदर से निकला डील की तो ये छुपा हुआ था, वहीं सुन रहा था। इसने फिर उसको मारा। उसने कहा बब्बू खान को तूने मरवाया, ये ले फिर तू भी जा, बब्बू खान के पास ही जा। तो मैं ये कहूँगा कि उसके बाद ये कत्लो गारत की इसका सिलसिला जारी रहा। लेकिन जवाल किस तरह शुरू होता है, इसी दौरान जब ये ईद मिलादुन्नबी वाले दिन ईद मिलादुन्नबी को जो वाक़या हुआ यहाँ लाहौर में, इस तरह माल्टाउन के एरिए में जो वाक़यात हुए और इनमें ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट हुई और इस पर बहुत ज़्यादा पुलिस पे प्रेशर आ गया इसके हवाले से। तो बड़ी कोशिश की गई इसको पकड़ने की, बहुत की गई, लेकिन ये गिरफ़्तार नहीं हुआ। तो ये क्योंकि तब लंडी कोतल चला जाता, वहाँ उसके पास रहता भोला सुनियारे के पास, और भोला सुनियारा इस तरह चीज़ों को डील करता, भत्ता वो मांगता। फिर अगर ये पकड़े जाते, एक ये भी इतला है कि एक जगह फायरिंग में हुमायूं गुज्जर ज़ख्मी हुआ था, इसके पेट में गोली लगी थी जो कि एक ख़तरनाक एंगल से थी। तो सना गुज्जर या कोई इसका साथी था, इसको मोटर बाइक पे वहाँ से बचा के ले आया। अदालत के अंदर फायरिंग हुई थी, उसके 5 बंदे मारे थे इन्होंने। उसका साथी जो साथ था वो उसको छोड़ाया, सना गुज्जर उठा के ले आया इसको।
तो फिर इसे गुजरांवाले रख के इसको ट्रीटमेंट की कोशिश की गई फलां। फिर इसे लाहौर से एक रबता किया और मेरा ख्याल है कि शायद वो तीफी बर्ड से रबता था। अच्छा। तो उस रबते के नतीजे में फिर इसका ट्रीटमेंट सरकारी डॉक्टरों ने किया और फिर ये जो उसकी गोली निकाली गई ऑपरेट करके और फिर ये ठीक हुआ। फिर ये लंडी कोतल गया और जो आप वाक़या बता रहे हैं कि मर्डर का, जो उसने वो जो अपने मुखालफ को मारा कि मुखबरी करने पर, जी, वो उसके बाद का वाक़या मेरा ख्याल। तो अब ये हुआ कि जब पुलिस पे बहुत प्रेशर आता है तो हमेशा मैं आपको मलक साहब एक बात बताऊं कि मेरी 40 ईयर्स प्लस इस एक्टिव जर्नलिज्म में, इस फील्ड में हो गया। मुझे बहुत सारे क्रिमिनल्स और उनकी कहानियों को डील कर चुका हूँ, पुलिस को डील कर चुका हूँ, बहुत से इवेंट्स को देख चुका हूँ। तो मैं ये देखता हूँ कि कहीं ना कहीं किसी भी एंगल से हर केस में पुलिस कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होती है। पुलिस का हाथ ये जाता है कि पुलिस के हाथ के या सरपरस्ती के बगैर कोई मुल्जम मुजरम नहीं बन सकता। और जब पुलिस हाथ खींचती है तो फिर वो मुल्जम भी जो है वो मुजरम नहीं रहता, वो भी मारा जाता है। तो इसलिए कि जब इस पे जब प्रेशर बिल्टअप हुआ तो फिर पुलिस ने इन पे हाथ खींचा। पहला एक्शन हुआ कि लंडी कोतल में एक एक्शन किया गया। वो कह रहे हैं कि वो भी शायद टीपू फैमिली ने उस सेक्शन को स्पॉन्सर्ड किया था। अच्छा। उसमें भोला सुनहरा का वहाँ मर्डर होता है। जिस दिन मर्डर हुआ तो ये उसकी सारी टीम एक तरह से यतीम हो गए। क्योंकि एक बात देखें कि जब ये हुमायूं गुजर वहाँ से ज़ख्मी हो गया आता है, उसका लाहौर में ट्रीटमेंट होता है और वो किसके इशारे पे कहने पे होता है, भोला सुनहरा अरेंज करता है। अगर कहीं गिरफ्तारी होती है उनको छुड़ाता है, भोला सुनहरा डील करता है, सारा हर मामले को वही डील कर रहा होता है। तो मास्टरमाइंड तो वो बंदा था। जो वो मर गया तो ये कहते हैं कि एक तरह से सारे यतीम हो गए। फिर उसके बाद इनकी समझ नहीं आई कि नाजी भट्ट कहाँ गया, तो दहशत की अलामत था। ये जो हुमायूं गुजर कहाँ गया। तो उसी दौरान ये पता चला कि मोस्ट वांटेड टॉप 10 में तो था ये, मोस्ट वांटेड ये लिस्ट में जब इसका नाम आया तो ये फिर CIA पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि ये लाहौर से दुबई फ्लाई कर रहा है। पुराना रिपोर्ट था। तो SP थे मसूद अजीज़, रिटायर हो चुके हैं, अभी याद हैं। तो उन्होंने जो मुझे बताया कि ये फर्जी नाम पे सफ़र कर रहा था और इन्फॉर्मर ने इतला दी कि उसके गले में 2 बड़े बड़े लॉकेट होंगे और उंगली के। भोला सुनहरा की निस्बत जब इसके साथ हुई थी तो इसको सोना पहनने का बड़ा शौक हो गया था। ये बड़ी बड़ी चेन्स, मोटी मोटी, जिस तरह वो लोहे के संगल होते हैं, पता नहीं उस तरह के भोला सुनहरा से मुतासर हुआ था, ये पप्पी लैडी से हुआ था, मुझे ही नहीं पता। बहरहाल ये जो ना वो उसने कहा जी, निशानी बताई कि हाथ में गोल्ड की अंगूठियाँ होगी और 2 चेन्स बड़ी बड़ी गले में होगी, सूटेड बूटेड। सूटेड बूटेड या गाल में क्रीम या वाइट कलर का उसका सूट होगा। तो वो कहता है जब वो लेट इन्फॉर्मेशन थी, जब एयरपोर्ट पे पहुँचे और सिविल एविएशन को कहा कि जहाज़ को रोकना है। जहाज़ उस वक्त टैक्सी पे जा रहा था। हाँ जी। तो वो फिर जब रोका गया, ऑफलोड किया गया, तो उन्होंने कहा कि आप पहचानते हो? तो मैंने कहा मैं पहचानता तो नहीं हूँ। तो उन्हें ये नाम है। तो कहता है उस नाम के भी 2 आदमी निकल आए। तो फिर एक को मैंने देखा, मुझे मैं क्या करूं? तो कहता मैं सोच रहा हूं कि सोच को फ़ोन करूं, लेकिन मेरा ख्याल है। तो मैं कहता ज़रा शर्ट का बटन तो खोलना। खोला तो कहता जब मैंने देखा तो वो लॉकेट देखे तो कहता मैंने कहा आ जाओ, मैं इसको लेके आ गया। कहता इसका बिहेवियर ऐसा था जीप में भी आते हुए कि इसने कोई नहीं शो नहीं किया, रिएक्शन रिएक्शन ही शो किया। फिर मैंने इसको ना चेहरे के तासुरात से लग रहा था कि ये मुल्ज़िम है। फिर मैंने कहा हाथ दिखाना, तो कहता अंगूठिया भी। तो फिर मैं कहा हुमायूं गुजर क्या हाल है तेरा? तो वो पहले तो दिखता रहा, कहता मुकरने का फ़ायदा ही कोई नहीं है, तो पकड़ा गया।
इससे पहले एक इत्तला ये थी कि एक लड़की भी इसके साथ थी, जो बाद में जिसका कहीं जिक्र नहीं आया। उस लड़की के साथ ये दुबई जा रहा था। पोले सुनहरे की ये प्लानिंग ये थी कि हुमायूं गुजर को वहाँ भेज के ये मुस्तकिल, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंट आइडियाज़ हैं इसके और शूटरों को अच्छा डील करता है, चीज़ें मैनेज करने लगा है, तो ये दुबई में बैठ के पाकिस्तान का क्राइम मॉनिटर किया करे और उसको मैनेज करे और सारा भत्ता वहाँ से वसूल करे। तो लेकिन बाबा जी इसकी एक वजह शोहरत, चूँकि मैं भी उन्हीं दिनों क्राइम रिपोर्टिंग भी किया करता था, इसकी वजह शोहरत एक और भी बनी थी। वो थी एक अदाकारा अंदलीब, बड़ी खूबसूरत अदाकारा थी, बड़ी फिल्मों में काम किया करती थी। वो उसका इसके साथ ताल्लुक़ था। बाद में उसने जब शादी करने की कोशिश की किसी और से, इसने उसके चेहरे पे तेज़ाब फेंका था। वो केस बड़ा हाईलाइट हुआ था, उस वजह से हुमायूं गुजर का नाम उसमें बड़ा आ रहा था। जी मैंने अंदलीब केस को डील किया है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें हुमायूं गुजर का कहीं भी जिक्र था या उस पर ऐसा कभी इल्ज़ाम आया। मे भी इल्ज़ाम हो, साबित ना हो। वो जहाँ तक कहा जाता है दिलीप का कोई मुबैना आशिक था, जिसने उससे जब शादी से इनकार पर दिल बर्दाश्त हो गया उस पर एसिड फेंक दिया और बाद में वो गिरफ़्तार भी हुआ था। जब वो गिरफ़्तार हुआ तो फिर जेल में उसने कोई ऐसी एक्टिंग की जैसे वो मेंटल होता है। फिर वो बंदा जो था उसको कातिल, उसमें कत्ल में नामजद हो चुका था वो, तो उसको फिर मेंटल हॉस्पिटल लाहौर में दाखिल करवा के ट्रीटमेंट करवाया गया। वो बाद में पता चला कि मेंटल हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट की आड़ में फ़रार होकर चला गया, जो आज तक नहीं मिला। तो अंदलीब की तो मुझे बैकग्राउंड पता ये थी। हुमायूं गुजर का क्या रोल था इसमें ये मेरे इल्म में नहीं है। तो अगर किसी मुसद्दका बात किसी और के इल्म में है तो मैं उस पर शर्मिंदा हूँ। तो उसके बाद ये फिर ये हुआ कि जब ये इतना इसका असर रसूख कि इसने ये किया कि यहाँ से ये पकड़ा गया, इसका कोई रिमांड नहीं होता, कुछ नहीं होता, और गुजरात जेल में ही है, सियालकोट वो, और उसका वहाँ उसके केसेस थे उन पे, उस केसेस में ही उसको जेल में चला जाता है। फिर एक दिन फैसला होता है उसमें जेल में, फिर इसने भत्ता मांगना लोगों से शुरू कर दिया था और अब इसका इतना खौफ था कि लोग इसको भत्ता दिया करते थे। नहीं, जेल में एक डिफरेंट हुमायूं गुजर आ गया था। जेल में इसने इस तरह के काम किए वहाँ कि सारे कैदी से बहुत मोहब्बत करना शुरू कर। इसने कैदियों के राइट्स के लिए बात लड़ना शुरू कर दिया और उनके छोटे मोटे काम करवाना, जेल मैनेजमेंट से बात करना, उनकी मुलाकातों के में हाई रुकावटें दूर करना, उनकी डाइट के तो जिस तरह और लोगों के बारे में मशहूर नहीं है कि वो, तो इस तरह इसने अपने आप को जेल को पॉपुलर कर दिया। कहते हैं कि जब लाहौर पुलिस इसको लेने, जब इसका मुबैना इनकाउंटर का फ़ैसला हो गया इसका नाजीवाड़ का, तो लाहौर पुलिस जब जेल में पहुंची उनको पता चला तो जेल के कैदियों ने शदीद मज़ामत की, इतनी मज़ामत की, उन्होंने कहा जी हम इनको नहीं जाने की, यहाँ के लेके जाने का मतलब ये है कि इनको मार दिया जाएगा। तो वो फिर जेल सुपरिटेंडेंट ने इनको शाम तक, मतलब कि गिनती होने तक, पहले कैदियों के बंद होने तक वहाँ रखा, बाद में इनकी हैंड ओवर कर दिया गया। फिर कहते हैं कि वो कोई इंस्पेक्टर खिची थे, मेरे इल्म में था कि नवीद सईद आपके दोस्त जो थे, नवीद सईद वो लेके आए थे, साथ खिची भी होगा कोई सब इंस्पेक्टर। नहीं, वो एसपी मसूद अजीज़ साहब कह रहे थे कि नहीं, नवीद सईद उसमें नहीं था। लेकिन जहाँ तक मेरी याददाश्त के तल्लुक़ है, क्योंकि मैं वहाँ गया भी था, शादरा के बंद के एरिया में, इमामिया कॉलोनी के इलाके में, 2 डेड बॉडीज़ पड़ी थी, एक नाजी भट्ट की और इसकी। तो मुझे तब नवीद सईद ने कहा था ये बहुत बड़े डकैत इश्तिहारी मफरूर थे, आपको पता ही है, तो यहाँ पुलिस से इनकाउंटर हुआ है, ये दोनों मर गए। तो ज़ाहिर है हमें भी पता था इनकाउंटर क्या होता है, किस तरह होता है, और ख़ास तौर पर वीराने के इनकाउंटर क्या होता है। वही साथियों छुड़ाने आए, साथियों की फायरिंग से ये उस वक्त से चल रहा है ये सारा सिलसिला ही। नहीं, पहले तो डायरेक्ट करते 97 से जी, पहले डायरेक्ट होता था। इसकी भी स्थिति ना कि जगह गुजर जब मानते हैं तो तब स्टेन गन साथ पड़ी होती है, और बेड़ियाँ लगी हुई होती हैं, हथकड़ियाँ होती हैं,
और पुलिस कहती 9 मील दौड़े जी साढ़े पीछे, या साढ़े आगे। वो बेड़ियाँ लगी हैं, कैसे भाग सकता है? हथकड़ी है वो, किसना मूव कर स्टेन सकता का है। चला सकता है? वो हम भी फायरिंग करते हैं, यहाँ आगे हमने ढेर कर दिया। तो फिर उन दिनों पुलिस को नहीं होता था, फिर मीडिया वाले भी तस्वीर बना के उन्होंने लगाया कि पुलिस मुकाबले में बांध के ला कर दिया, जगह गुजर पे ये छपा। उसके बाद ये पुलिस इनकाउंटर का ट्रेंड चेंज हो गया, फिर उन्होंने वीरानों की जगह शहरी इलाकों में सेट लगाने शुरू कर दिए, फिर फ्यूडल्स के डेरों पे लगाने शुरू कर दिए, फिर घरों में लगाने शुरू कर दिए कि जी घर के फ़लाँ बच्चे ये रकमाल बनाए थे इन्होंने, हमने छुड़ाया, तो ये वो सारा सीन क्रिएट होता था। पहले रेसल होती थी, सब सीन होता था। तो ये लेकिन बंद रोड तवील अरसा तक इन फेक इनकाउंटर का मरकज़ रहा है। लाहौर का तो बंद रोड। हाँ, अब तो पूरा मुल्क ही वैसे है, कोई ऐसी जगह नहीं है जिसके जहाँ पुलिस जब चाहे एक सेट लगा के किसी को मार दें। तो इस तरह हुमायूं गुजर और दहशत की अलामत नाजी भट्ट दोनों को मारा गया। और इस बारे में डिफरेंट लोग डिफरेंट बातें करते हैं। कोई बंदा कह रहा था जी वो नाजी भट्ट दहशत की अलामत था, और जब उसको मारा जाने लगा तो कोई कहता जी उसकी शलवार भी गई और खौफ के मारे। और हुमायूं गुजर ने कहा कि यार तू मर तो ग्रेस के साथ ना, पाँव पड़ गया था सुना। हाँ, वो पाँव पड़ गया, कोई कहते हैं ये वो। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा वाक़या हुआ होगा, अगर हुआ होगा तो ये कोड करने वाला नहीं है वाक़या। कि जब ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि जब मौत सामने आ जाए, और बिल्कुल सामने, वैसे तो उन लोगों के कई दफ़ा आई होगी, लेकिन जब यकीनी तौर पर उनको यकीन हो जाए आप कि आज हमने इस दुनिया में नहीं रहना, तो फिर उस पर क्या कैफियत होती है किसी की, हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। मे बी ऐसा हुआ हो, मे बी ऐसा ना हुआ हो। लोग तो, मैंने तो ऐसे भी सुना है कि जब एक कोट लखपत में मार्शल लॉ के दौर में 2 फांसियाँ हुई, एक शादा जमी के भाई को और एक दूसरे को। तो ये जेल के रेलवे फाटक के पास ही हमारी गाड़ी को रोका गया था। एम्बुलेंस में शादा जमी के साथ था, रोका गया हुआ था, उसने डेड बॉडी लेके आनी थी। तो वहाँ तक आवाज़ें आई थी बट्टों के नारे बजन के जब फांसी होने लगी। तो ऐसे भी मैंने सीन देखे हैं कि हंजरवाल 11 बंदों को मर्डर में 11 बंदों को सही मौत हुई थी। वो कहते आखिरी ख्वाहिश, उन्होंने कहा सानू ढोल लिया दो। वो ढोल बजाते रहे तो एक एक करके वो फटे लगते रहे, फांसी के फंदे खुद लेते रहे। ऐसे भी वाक़यात है, हमें चीज़ों को ग्लैमराइज नहीं करना चाहिए। जी बाबा जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने नौजवान नस्ल को आगाह किया कि ये बदमाशी, जराइम, कानून शिकनी की दुनिया ये कोई आइडियलाइज नहीं है। उनका अंजाम भी हम आपसे डिस्कस करते हैं कि जिन्होंने कभी ऐसा अपना एक माहौल बनाया था कि उनकी इजाज़त के बगैर, कहते हैं कि पत्ता नहीं हिलता था, बाद में वो ऐसे हिले कि उनकी नस्लें भी आज इबरत का शिकार हैं। तो नौजवान नस्ल को ऐसे क्रिमिनल से सबक लेना चाहिए, इबरत लेनी चाहिए, उन्हें आइडियलाइज नहीं करना चाहिए। शराफत की ज़िंदगी ही सबसे अच्छी ज़िंदगी है, और यही मुल्क को तरक्की और इंसानियत की फलाह का बायस बनती है। बहुत शुक्रिया।